आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। ये 12th क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एग्जाम में इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एक क्वेश्चन आता है। इसके अंदर क्या है, 4.2 करने से पहले हमें प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़नी है। इसके अंदर क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। विदाउट प्रॉपर्टी यदि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है और कई बार हमारे से सॉल्व भी नहीं होता। ये प्रॉपर्टी हमें रट्टा नहीं लगानी है। इन प्रॉपर्टी को सिर्फ हमें क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखना है कि इसको कहाँ यूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग को क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है। जैसा कि इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेनिंग अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स इंटरचेंज। ये यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ हम अल्फाबेटिक A1, A2, A3 भी ले सकते हैं और B1, B2 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और यदि हम कांस्टेंट डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ इसकी डेफिनेशन में इसने कहा है कि यदि हम किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे कि ये देखो हमारे पास रो के जो एलिमेंट हैं ये वाले हैं और इनको हमने इस तरह कॉलम में चेंज कर दिया है, तो ये कह रहा है कि यदि हम इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को जो रो में थे उनको कॉलम्स में चेंज कर दिया तो उसके बाद जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो अनचेंज रहती है, अनचेंज ऑफ इट्स रो एंड कॉलम्स। यदि इसके पूरे एलिमेंट्स रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो उसकी जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो सेम एज रहती है। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, जैसा कि कल हमने 4.1 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे बहुत सारे। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास ये वाला एलिमेंट लिया तो उसके बाद हम क्या लेते हैं, ये वाली रो छोड़ देते हैं और ये वाला कॉलम छोड़ देते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच में माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएंगे 20। यहाँ हमारे पास एक माइनस परमानेंट होता है तो ये माइनस माइनस हो गए प्लस। ये हमने कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया हमारे पास 42, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस के 4। नेक्स्ट टाइम हमारे पास 5, हमने ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास 30, और यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट हो गया हमारे पास 0। यहाँ हम इसकी बात करें तो 2 इंटू में यदि हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट हो जाता है माइनस के 40। यहाँ हमारे पास 3 इंटू में माइनस के 46 हो जाएंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 150। ये दोनों हमारे पास देखो नेगेटिव हैं, पहले इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमारे पास माइनस के 40, यहाँ आ जाएंगे माइनस के 8, 12 और 2 हमारे 12 और 1 13 हो जाएंगे हमारे पास 150। तो नेगेटिव रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि बात करें तो ये 150 और 12 पॉजिटिव रह जाएंगे, माइनस के 28 रह जाएंगे। ये यदि हमने इन एलिमेंट को रो से सॉल्व किया। बात करते हैं यदि इन रो को हमने कॉलम में एडजस्ट किया, फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। यहाँ हम डिटर्मिनेंट डैश ए डैश को रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2 हमारे पास, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ आ जाएंगे हमारे पास माइनस के 20। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हमारे पास माइनस के 6, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, ये आ जाएंगे हमारे पास 21, ये आ जाएंगे हमारे पास 25। नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या है, 1 है, 1, ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस के 12 माइनस 0। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 40, यहाँ हमारे पास माइनस के 4 बचे और प्लस के 24, यहाँ हमारे पास माइनस के 12। तो यदि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्लस के पॉजिटिव 12 बच जाएंगे और ये माइनस के 28। हमने कैसा कहा था कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो एसोसिएट करता है कोई नंबर को, वो आपस में नो चेंज हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास क्या आया, डिटर्मिनेंट फर्स्ट और जो सेकंड है उनके रिजल्ट सेम एज रहे। तो हमने इससे इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट अनचेंज रहता है। सेकंड प्रॉपर्टी, ये हमें सिर्फ याद रखनी है, इफ एनी 2 रो और कॉलम्स, यदि किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या कॉलम्स को ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। ये कह रहा है कि यदि हमारे पास किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसका जो नंबर है, जो रिजल्ट आता है,
वो कुछ भी चेंज नहीं होता, लेकिन उसके आगे का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। R1 को मैंने सेम एज रखा, यहाँ पे मैंने R2 को इंटरचेंज कर दिया R3 से, ये इन दोनों को आपस में चेंज किया हुआ है। तो पहला रिजल्ट देखते हैं और फिर दूसरा रिजल्ट देखते हैं। पहले रिजल्ट में हमारे पास क्या था, ये 2, यहाँ हमने 0 माइनस के 20 प्लस के 3 हो जाएंगे जो इससे पहले सॉल्व करके हैं सेम एज। ये आ जाएंगे हमारे पास 42 माइनस के 4, यहाँ 5, यहाँ हमारे पास 30 माइनस के 0। डिटर्मिनेंट यहाँ 2 माइनस के 40 आ जाएंगे। यहाँ हमारे पास 3 इंटू में माइनस के 46 प्लस 150। यदि हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास माइनस के 40, यहाँ हमारे पास 8, यहाँ हमारे पास 138 प्लस 50। तो यहाँ रिजल्ट जो आया हमारे पास माइनस के 28 आया, जैसा कि पहले रिजल्ट में आया था। अब बात करते हैं जब हमने R2 और R3 को चेंज किया तब क्या रिजल्ट आया। तब हम बात करते हैं इसके अंदर, यहाँ हमारे पास 2, यहाँ हमारे पास 20 माइनस 0, फिर हमारे पास प्लस 3, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया हमने, 4 माइनस प्लस के 42 प्लस नेक्स्ट टाइम हमारे पास 5, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, 0 माइनस 30। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 40, यहाँ हमारे पास 3 इंटू में ये हो जाएंगे 46 और यहाँ हमारे पास माइनस के 150। डेल 1 यहाँ 40 है हमारे पास, यहाँ हमारे पास 8, 12, 138 माइनस के 150। तो यदि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव 12 रह जाते हैं और वो इसमें से करते हैं तो 28। कहने का मतलब यहाँ हमारे पास क्या आया कि देखो यहाँ माइनस के 28 आए थे, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव 28 आए हैं। तो मैंने यहाँ कहा था यदि हम किसी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसके आगे का जो साइन है जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है, और यदि पहले पॉजिटिव था तो बाद में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि यदि हम दो रो को आपस में कभी भी इंटरचेंज करेंगे तो उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि रिजल्ट हमारे पास सेम एज रहे। अब हम करते हैं इसके अंदर थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड में हमारे पास क्या है, इफ एनी टू रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल आर द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। इस प्रॉपर्टी के अंदर ये कह रहा है कि यदि हमारे पास किसी डिटर्मिनेंट के अंदर उसकी दो रो या दो कॉलम, मिनिमम 2-3 हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दो रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे ये हमारे पास 3, 2, 3 है तो ये भी 3, 2, 3 है, तो यदि हमारे पास किसी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेफिनेटली 0 होती है। हम इसको सॉल्व करके भी देखते हैं। यहाँ हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू, यदि हम ये 3 लेते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं, 15 माइनस 12, फिर हमारे पास माइनस के 2, इसको और इसको हमने छोड़ दिया, ये हो जाएंगे 12 माइनस 18। नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया है, 8 माइनस 15। तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट क्या आया, यहाँ 3 इंटू में 3, यहाँ माइनस 2 इंटू में माइनस 6, तो 3 इंटू में माइनस के 7। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 9 प्लस के 12 माइनस के 21, डेल्टा इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब जब भी हमारे पास किसी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे तो हम डायरेक्टली उसका वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है ये हमारे पास, if each elements of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, यदि किसी डिटर्मिनेंट को हम किसी कांस्टेंट राशि मतलब कांस्टेंट वैल्यू k से मल्टीप्लाई करते हैं या 5 से 7 से एनी वन किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो k से मल्टीप्लाई होने के बाद जो आती है वैसी हो जाती है। अब जैसे कि ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, इसको हमने थोड़ी देर पहले किया था सॉल्व फर्स्ट प्रॉपर्टी में, तो इसकी वैल्यू जब हमने सॉल्व की थी तो माइनस के 28 आए थे हमारे पास।
ये हमने पहले फाइंड आउट कर चुके हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी -k28। यदि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। तो ये वैल्यू हम किसी एक डिटर्मिनेंट या एक रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जैसे 5 डेल्टा इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाए 5 2 जा 10 -k 15 और ये हमारे पास आ जाएंगे 25, ये 6, ये 0, ये 4, 1 5 -k 7। यहाँ हमारे पास 5 डेल्टा इज इक्वल टू, तो यहाँ हम इसको सॉल्व करें 10 इंटू में 0 - 20, यहाँ हमारे पास ये हो गए। फिर हमारे पास पॉजिटिव 15, ये और ये हमने छोड़ दिए, -k 42 -k 4। नेक्स्ट टाइम हमारे पास 25, यहाँ हमारे पास 30 -0। 5 डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास -k 200, ये हमारे पास 15 इंटू में -k 46, ये हमारे पास 25 इंटू में 30। 5a इज इक्वल टू -k 200, यहाँ नेगेटिव हमारे पास 99 और ये हो जाएंगे हमारे पास 69 और यहाँ आ जाएंगे 750। यदि हम बात करें इसके अंदर 5a की बात करें तो यहाँ इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मेरे पास 60 बच जाते हैं पॉजिटिव, और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करें 140 बच जाते हैं। तो ये रिजल्ट जो आया हमारे पास इतना आया। यदि मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि यदि हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर देते, माइनस यहाँ हमारे पास 5 इंटू में -k 28, तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या आता, -k 140 आते। कहने का मीन्स यहाँ क्या आया कि यदि हमारे पास किसी कांस्टेंट वैल्यू को हम किसी रो या कॉलम के किसी एक एलिमेंट के साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उतने गुना बढ़ जाती है। जैसे 5 मल्टीप्लाई हो गया तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी, यदि 3 होता तो 3, एनीवन के कोई भी हमारे पास नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू उतने गुना बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास फिफ्थ में है हमारे पास, इफ सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस द सम ऑफ द टू टर्म्स। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, उसके अंदर यदि किसी रो या कॉलम में दो एलिमेंट सम की फॉर्म में दिए हुए हैं, सम ऑफ द टू टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द टू मोर डिटर्मिनेंट्स। हम क्या कहते हैं कि यदि हमारे पास किसी डिटर्मिनेंट के अंदर दो एलिमेंट्स किसी रो के अंदर एडिशन की फॉर्म में दिए हैं तो हम इनको दोनों को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, यहाँ हमारे पास जो ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यदि हम फर्स्ट वाले एलिमेंट से लें A B C, यहाँ हम फर्स्ट एलिमेंट से एक डिटर्मिनेंट क्रिएट कर देते हैं, इस तरह से नीचे वाले सेम एज आएंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पे किया, यहाँ पॉजिटिव साइन लगाकर इनको एक अलग डिटर्मिनेंट क्रिएट किया A B C। यहाँ पे हमारे पास जो है इसके सेकंड एलिमेंट आएंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 2x 2y 2z, और यहाँ हमारे पास x y और z। इस तरह से हमने एक डिटर्मिनेंट से यदि एडिशन की फॉर्म में किसी रो के अंदर एलिमेंट्स हैं तो उससे हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के अंदर यदि दो रो या दो कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ हमारे पास ABC और ये ABC बिल्कुल सेम एज हैं, दो रो, R1 = R2 है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अरे यहाँ भी देखें तो ABC है, देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, यदि हम किसी डिटर्मिनेंट से कोई वैल्यू कॉमन भी ले सकते हैं और कोई वैल्यू हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इन पूरी डिटर्मिनेंट से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है। इस पूरी रो से हमारे पास 2 आ रहा है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। मैट्रिक्स में यदि हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं या कॉमन लेते हैं तो पूरे एलिमेंट सभी एलिमेंट से कॉमन आता है और सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में वो किसी रो या किसी कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, जैसा कि हमने इसमें सेकंड रो में से 2 को कॉमन लिया। अब देखो यहाँ पे R1 और R2 सेम एज हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी हमारे पास उस प्रॉपर्टी से 0 हो जाएगी।
यहाँ पे हमारे पास R2 और R3 इक्वल हैं, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। 2 इंटू 0 लिख सकते हैं हम, तो टोटल हमारे पास वैल्यू क्या आई 0 आई। इस तरह से हमारे पास यदि ऐसी कोई डिटर्मिनेंट दिखती है तो हम ये प्रॉपर्टी का नेम देकर इसको पूरा डिफाइन करके लिख सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं, इफ एनी ए डिटर्मिनेंट वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो या एनी कॉलम एंड गिवन डिटर्मिनेंट। यदि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यदि हम उसकी किसी रो या कॉलम से कोई एलिमेंट को कॉमन लेना चाहते हैं, यदि सभी में वो बन रहा है, जैसे हमारे पास यहाँ पे इसमें हमारे पास देखो 6 का फैक्टर बन रहा है, 6 इंटू में 17 आ रहा है, यहाँ हमारे पास 6 इंटू में 3 हो रहा है, यहाँ हमारे पास 6 इंटू में 6 हो रहा है, यहाँ हमारे पास 1, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ हमारे पास 17, यहाँ 3, यहाँ 6। अब देखो इस रो में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमने 6 कॉमन ले लिया, यहाँ हमारे पास 17, यहाँ 3, यहाँ हमारे पास 6, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 4, 17, 3, 6। इसमें भी हमारे पास पुरानी प्रॉपर्टी लग गई कि ये वाली रो के एलिमेंट इस रो के इक्वल हैं। कहने का मतलब R1 इज इक्वल टू है R3 के, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। 6 इंटू में 0 मीन्स हमारे पास क्या आया 0। यदि किसी डिटर्मिनेंट कोई फैक्टर कॉमन लेने के बाद भी 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और भी यूज करते हैं, हालांकि हम उसको लिखते नहीं हैं। उसके अंदर क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई एनीवन कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसके एक रो या एक कॉलम के कंप्लीट एलिमेंट 0 हो, मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, चाहे तो रो के एलिमेंट हो चाहे कॉलम के एलिमेंट्स हो, यदि तीनों एलिमेंट्स 0 बन जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उससे को यदि हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 आएगी। जैसे यहाँ 0 हो, यहाँ 0 हो और यहाँ 0 हो। यदि हमारे पास किसी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स 0 हो तो वो पूरी की पूरी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगी 0 होगी। कॉलम के अंदर हमारे पास ये है कि यदि आप डायगोनल के एलिमेंट 0 है तो उसका वैल्यू 0 होनी जरूरी नहीं है, बट हमारे पास क्या है कि यदि रो सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, कॉलम कोई भी हो सकता है, तो उसकी मैट्रिक डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 होगी। एक्सरसाइज 4.2 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग 1 to 5। कहने का मतलब यहाँ ये कह रहा है कि इसमें हमने प्रॉपर्टी का यूज़ करके 1 से 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब हमें इसका विस्तार नहीं करना कि इसको खोल लेते हैं, इसको इस तरह मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड नहीं करना। एक्सपेंड करने विदाउट एक्सपेंडिंग कहा हुआ है तो हम इसको सिर्फ यहाँ प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारे पास क्या है, जैसा दिया हुआ है कि यहाँ हमारे पास या तो हम इसको 2 रो की फॉर्म में लिखें, या हमने ये भी पढ़ा हुआ है यदि लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होता है कि हम यदि C1 में चेंज करते हैं, हम पीछे पढ़ के आए हैं मैट्रिक्स में भी, C1 में चेंज करता हूँ C1 प्लस C2। यहाँ हमारे पास C1 में मैंने C2 को जोड़ दिया तो हमारे पास क्या बना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो C1 में चेंज हो रहा है x प्लस a, यहाँ भी क्या आ जाएगा y प्लस b, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास z प्लस c। यहाँ हमारे पास C2 सेम आ जाएगा a b c, फिर हमारे पास x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। तो इस तरह से हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी यदि किसी डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम एज होते हैं तो वो हमारे पास 0 होता है। तो यहाँ हमारे पास C1 और C3 दोनों क्या है सेम एज हैं, बिल्कुल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, सो दैट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट की 0 हो जाएगी। वही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। ये प्रॉपर्टी को आप लैंग्वेज में लिख भी देना यदि आप लिखना चाहो भी, यहाँ जो कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है वो नीचे लैंग्वेज में लिख देना जहाँ मैंने लिखवाई थी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ हमारे पास क्या है ये दिया हुआ है, इसके अंदर भी हमें विदाउट एक्सपेंडिंग क्या करना है, इसको 0 प्रूव करना है। तो यहाँ देखो यदि हम इसको उस फॉर्म में लिखें एडिशन की फॉर्म में अलग अलग, तो यहाँ हमारे पास काफ़ी मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगी। तो हमने इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगाई लेफ्ट हैंड साइड में, आप लेफ्ट हैंड साइड को एक बार रिपीटेशन में दोबारा लिख लेना।
यहाँ हमने क्या किया, R1 में चेंज किया। R1 में क्या चेंज किया, R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने इसमें इन तीनों मैट्रिक्स को, तीनों रो को ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या बना, यहाँ बन जाएगा A माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ये तीनों एलिमेंट्स यहाँ ऐड कर दिए। सेम एज ये प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज़ की मैंने, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। नेक्स्ट टाइम मैंने यहाँ भी यूज़ की, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, c माइनस ए माइनस बी प्लस b माइनस सी। नेक्स्ट वाले हमारे पास क्या सेम एज रहेंगे, उनमें तो हमने कुछ चेंज ही नहीं किया। c माइनस ए, यहाँ हमारे पास a माइनस बी, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा c माइनस ए, फिर a माइनस बी, फिर यहाँ पे b माइनस सी। यदि हम इसको सॉल्व करें, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल। सेम है यहाँ c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल। तो यदि हम इसको नीचे लिखें सॉल्व करके, तो यहाँ हमारे पास बना 0 0 और 0। फिर हमारे पास क्या बना, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, और यहाँ हमारे पास c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। मैंने आपको बताया जो 7th प्रॉपर्टी के अंदर कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के अंदर रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हों तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। आप इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या आई, हमारे पास 0 आई। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। इस तरह से हम विदाउट एक्सपेंडिंग प्रॉपर्टी यूज करके इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd में हम भी ऐसे ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd में हमारे पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट दी हुई है, यहाँ सभी वैल्यू कांस्टेंट है। हमें इसको भी एक्सपेंड नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग ही हमें इसको सॉल्व करना है कि ये 0 आ जाए। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हमें इसके अंदर 2 रो या 2 कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम करना है, चाहे कॉमन लेके करें या कोई हम आइडेंटिटी लगाएं। तो हमने C2 में चेंज किया। C2 में हमने क्या किया कि 9 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 9 इंटू में C2। तो हम यदि 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाती है, यदि हम यहाँ पे किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो उसका उतना भी हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। तो यहाँ हमारे पास 1/9, कहने का मतलब यदि मैं 9 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, ये वाला मल्टीप्लाई तो मेरे पास अंदर जा रहा है, क्यों, ये 2, ये 3 और ये 5। यहाँ मैंने जो 9 था वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा है, जो मैंने लिख रखा है। ये हो जाएंगे मेरे पास 63, ये हो जाएंगे मेरे पास 72 और ये मेरे पास हो जाएंगे 81। नेक्स्ट हमारे पास 65, 75 और 86। अभी भी हमारे पास कुछ रो और कॉलम में चेंज नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी और यूज़ की इसके अंदर कि मैंने C2 में दोबारा चेंज किया, C2 प्लस C1 कर दिया, C1 के एलिमेंट इसके साथ ऐड कर दिए। तो ये मेरे पास 1/9 तो बाहर मल्टीप्लाई में था, ये C1 वैसे सेम एज ही रह जाएगा, एज इट इज़। यहाँ हमने इसके अंदर ऐड किया तो ये हो जाएंगे 65, ये इसके अंदर ऐड किया 75, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हूँ मैं। यहाँ हमारे पास 86, ये हमारे पास 65, ये मेरे पास 75, ये मेरे पास 86। तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ, 1/9 तो मल्टीप्लाई में था। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या हुआ, ये C2 और C3 सेम एज हैं, सो दैट इसकी वैल्यू क्या हुई 0, देन ये वैल्यू हो जाएगी 0 और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। इस तरह से हमने विदाउट एक्सपेंडिंग इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, एक डिटर्मिनेंट दी हुई है और हमें इसको भी 0 प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। यदि हम देखें इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास एक कॉलम में तो 1 1 दिया हुआ है, दूसरे में हमारे पास BC, CA और AB दिया हुआ है। यदि इस A का इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है मेरे पास AB प्लस AC। यदि यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ये BC प्लस AB, और यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो AC प्लस BC। कहने का मतलब यदि प्रोडक्ट बाहर होता है तो वो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी लगाई इसके अंदर, C3 में चेंज, C3 प्लस C2, मतलब इस एलिमेंट को इसके साथ ऐड कर दिया। तो हमारे पास C1 सेम एज रहा,
C2 भी हमारे पास सेम एज वैसे का वैसे ही रहा। अब हमने C3 में चेंज किया है, C3 में हमने C1 प्लस C2 किया है, तो यहाँ AB प्लस BC प्लस CA, मतलब इनको ऐड कर दिया। फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ भी हमने इसको ऐड किया AB प्लस BC प्लस CA। तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ, ये देखो एक रो में सेम एलिमेंट्स हैं, इनको मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉमन ले लिया, AB प्लस BC प्लस CA, पूरे के पूरे इस रो में से ये एलिमेंट मेरे पास कॉमन आ गया। यहाँ 1 1 1, यहाँ हमारे पास BC CA और AB, और यहाँ हमारे पास क्या रहा, जब ये पूरा का पूरे एलिमेंट सेम एज कॉमन चले गए तो यहाँ 1 1 और 1 बचे। जैसा कि हमें जानते हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम के एलिमेंट सेम एज हो जाते हैं, यहाँ 1 1 हो चुके हैं, तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, AB प्लस BC प्लस CA, इनटू में इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 0, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 0, और यही हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी। इससे पहले हमने एक प्रॉपर्टी की थी मैट्रिक्स के अंदर, वहाँ हम यदि क्वेश्चन को रो से सॉल्व करते थे तो पूरा रो से करना पड़ता था, लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर क्या है, हम रो और कॉलम दोनों ही मेथड से उसको यूज़ कर सकते हैं। यदि हम रो बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, फिर कॉलम यूज़ कर सकते हैं, बार बार से रो कॉलम चेंज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके डिटर्मिनेंट में ही हमें चेंज करना है, लेकिन यहाँ भी हमें क्या है, विदाउट एक्सपेंडिंग ही करना है। ऐसा नहीं कि हम इसको सॉल्व करें अलग से, इसको अलग से सॉल्व कर लें और फिर दोनों को इक्वल प्रूव कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ हम इसकी लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी लगाकर इसको सेकंड राइट हैंड साइड जैसा बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि यदि हम इसके अंदर R1 में चेंज कर दें, R1 में मैंने चेंज किया R1 प्लस R2 प्लस R3, यदि मैं इन तीनों को यहाँ ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, यदि इन तीनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास 2A प्लस B प्लस C, और यदि 2 दोनों से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ऐसा हो जाएगा। यहाँ भी इन तीनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 2P प्लस Q प्लस R। यहाँ भी इन तीनों को यदि मैं ऐड करता हूँ 2X प्लस Y प्लस Z। नीचे वाले हमारे पास एज इट इज आ जाएंगे, x प्लस A प्लस B, यहाँ हमारे पास R प्लस P, यहाँ पे हमारे पास P प्लस Q, यहाँ हमारे पास Z प्लस X, और यहाँ हमारे पास X प्लस Y। अब देखो इस डिटर्मिनेंट राइट हैंड साइड में 2 आ रहा है, तो मैं इस पूरे से 2 को कॉमन ले लेता हूँ। मेरे पास 2 कॉमन लेने के बाद क्या आया, यहाँ हमारे पास बच गया A प्लस B प्लस C, यहाँ हमारे पास P प्लस Q प्लस R, यहाँ हमारे पास X प्लस Y प्लस Z, यहाँ हमारे पास C प्लस A एज इट इज, R प्लस P एज इट इज, वहीं Z प्लस X सेम एज। तो यहाँ भी हमारे पास ऐसा ही, नीचे वाली रो के अंदर A प्लस B, P प्लस Q प्लस X प्लस Y। अब हमें क्या है, यहाँ पे कुछ चेंज करना है, ऐसा बनाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ क्या किया, R2 में चेंज किया। R2 में जब हम चेंज करते हैं तो R2 में हमने चेंज किया R2 माइनस R1, एंड एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर दी यहाँ, R3 में चेंज R3 माइनस R1। तो जैसा कि हमारे पास 2 तो बाहर पड़ा ही है, हमारे पास 2 यहाँ इस तरह से आ गया, यहाँ हमारे पास A प्लस B प्लस C, R1 में हमने कहीं चेंज नहीं किया, यहाँ हमारे पास P प्लस Q प्लस R, यहाँ हमारे पास X प्लस Y प्लस Z। अब देखो R2 में हमने R1 को सब्ट्रैक्ट किया है, इस रो को इसमें से यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक तो माइनस के B बच जाएंगे, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के Q बच जाएंगे, और यहाँ हमारे पास माइनस के Y बच जाएंगे। इसी तरह R3 में जो चेंज किया है, R3 में हमने R1 को सब्ट्रैक्ट किया है, R3 ये है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास माइनस के C, यहाँ माइनस के R, और यहाँ हमारे पास माइनस के क्या बच जाएंगे, Z बच जाएंगे। अभी भी देखो हमारे पास पूरी मैट्रिक्स बनी नहीं, डिटर्मिनेंट बनी नहीं है। फिर हमने चेंज किया, R1 में क्या चेंज किया, R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, मैंने R1 में चेंज किया, इन तीनों को फिर ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या हुआ, 2 ये पड़ा था,
तो यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे इसके साथ तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ a बच जाएगा, यहाँ हमारे पास p और यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, z बच जाए, सॉरी यहाँ हमारे पास x बच जाएगा, यहाँ हमारे पास माइनस के b, यहाँ माइनस के q और यहाँ माइनस के y, यहाँ माइनस के c, माइनस के r और माइनस के z। अब देखो हमारे पास सेम एज बन चुकी है लेकिन नेगेटिव साइन की प्रॉब्लम आ रही है। हम किसी भी रो से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो हमने सेकंड रो से -1 कॉमन ले लिया और इसी तरह से थर्ड रो से भी हमने -1 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बना, a b c p q r x y और z। तो यदि हम इसको सॉल्व करके लिखें तो ये हमारे पास क्या हुआ, 2 माइनस माइनस तो प्लस हो गए, 2 इंटू में a b c x सॉरी p q r x y z। तो यही हमारे पास क्या हुई, राइट हैंड साइड हुई। इस तरह से हमने विदाउट एक्सपेंडिंग करिए इस लेफ्ट साइड को राइट साइड में कन्वर्ट कर दिया है।